तो एक तो आप देखेंगे कि ये मिट्टी से यानी कि मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके देती है। मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर ये भोजन के संग्रहण का कार्य करती हैं। तो कच्ची कलिका यहाँ पे पाई जा सकती है जो जोड़ के रख रहा है ब्रांच या स्टेम के साथ, पत्राधार कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि इनका किनारा बस टच हो रहा हो लेकिन ये अति व्यापित ना कर रहे हो एक दूसरे को। ये जो फल भित्ति ये ड्राई हो सकती है और गूदेदार हो सकती है, शुष्क हो सकती है और फ्लैसी हो सकती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सबका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज के दिन हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादपों की आकार की। चैप्टर से एग्जाम्पल बेस्ड बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों क्या होता है, जब आप कोई सीड बीज को बो देते हैं तो उस बीज से सबसे पहले क्या निकलता है? रेडिकल निकलता है, मूलांकुर निकलता है। और वो जो मूलांकुर है वो आगे इलोंगेट होकर, वृद्धि करके, दीर्घीकृत होकर एक जड़तंत्र बनाता है, जिस जड़तंत्र को कहा जाता है मूसला जड़तंत्र। इसे मूसला जड़तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे प्राइमरी, फिर यहां से फिर ये निकलती हुई सेकेंडरी रूट दिखाई देंगी। कहीं कहीं पर आपको ऐसे टर्सरी रूट भी दिखाई दे सकती हैं। तो चूंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट पाए जाते हैं तो इस तरीके से पूरा ये जो सिस्टम बनता है इसे कह दिया जाता है टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूलतंत्र या मूसला जड़तंत्र। रेडिकल मूलांकुर से विकसित होती है ये रूट और मोस्टली जो द्विबीजपत्री हैं वहां पाई जाती है, डाइकॉट्स में पाई जाती है। अगर मूलांकुर के अलावा किसी भी अन्य भाग से, अगर मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी अन्य भाग से आप देखें, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से अगर क्या हो जाता है, रूट विकसित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, अपस्थानिक मूल कहेंगे। जैसे कि घास है, बरगद है या मॉन्स्टेरा है। एक एग्जांपल और आप जोड़ लीजिएगा, मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा। तो घास है, बरगद है, मॉन्स्टेरा है, ये सब अपस्थानिक मूल के उदाहरण है। मोनोकॉट्स में क्या होता है, गेहूं वगैरह में क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है कि जो रेडिकल है और उससे वो जो प्राइमरी मूल बनती है, प्राथमिक मूल जो बनती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, इफिमेरल होती है। तो क्या होता है कि तने के आधार से, स्टेम के बेस से क्या देखेंगे आप कि ये जो प्राइमरी रूट है ये प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट रेडिकल से बनती है ये होती है शॉर्ट लिव्ड। ये जब खत्म हो जाती है या हो रही होती है तो आप देखेंगे कि स्टेम के बेस से ऐसे जड़ों का एक गुच्छा निकलता है जिसे हम लोग झकड़ा जड़तंत्र कह सकते हैं। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, गेहूं वगैरह में देखने को मिलेगा। अगर आप जल के काम की बात, रूट के काम की बात करें, जड़ के काम की बात करें, कौन कौन से काम हैं जो रूट करती है, तो एक तो आप देखेंगे कि मिट्टी से यानी कि मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके देती है। खनिज लवण और जल जो है अवशोषित करके वो क्या करती है? पादप तक पहुंचाती है और फिर उसका संवहन होता है, अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। तो अवशोषण का जो कार्य वो जड़ करती है। इसके अलावा मिट्टी में वो पौधे को अकड़ पकड़ जकड़ के रखती है। फूड का स्टोरेज करती है, भोजन संचय का कार्य भी रूट के द्वारा होता है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ पादप हार्मोन जो हैं, या आप कह सकते हैं कि पादप वृद्धि नियामक का भी वहां पर क्या होता है बेटा? संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है। अगर आप मूल के क्षेत्र की बात करें, अगर आप मूल के क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे कि एक तो ये क्षेत्र है, ये जो उंगली नुमा एक संरचना आपको दिखाई देती है इधर, ये सबसे दूर ये जो एक उंगली नुमा संरचना, जैसे मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप यहां पर बैठकर इसको देख रहे हैं भाई, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे मूल गोप कहते हैं या जिसे रूट कैप कहा जाता है। और ये रूट कैप क्या करता है? इस मेरिस्टेम वाला जो हिस्सा है, विभज्योतक जो क्षेत्र है या मेरिस्टेमी सक्रियता का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। ये मेरिस्टेमी सक्रियता का जो क्षेत्र है, यहां पर लगातार कोशिका विभाजन चल रहा होगा। क्या हो रहा होगा भाई? लगातार यहां पर कोशिकाएं विभाजित हो रही होंगी, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा होगा।
कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही होगी, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा होगा। आप इससे थोड़ा और पास की ओर देखेंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक सक्रियता का क्षेत्र तो बहुत दूर है, इससे थोड़ा पास ये जो क्षेत्र है दीर्घीकरण का क्षेत्र है। और दीर्घीकरण क्षेत्र में इलोंगेशन जोन में क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं अब उनकी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, उनमें इलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण होता है, नए नए सेल वॉल मटेरियल जो है वो वहां पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, वैक्यूल का साइज बढ़ता है, ये सारे काम होते हैं। उससे और ऊपर यानी कि और पास मैचुरेशन जोन पाया जाएगा, परिपक्वन क्षेत्र पाया जाएगा। और इस परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मूल रोम यानी कि रूट हेयर। और बेटा ये जो मूल रोम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह बढ़ा देते हैं, पृष्ठ क्षेत्र या सतह को बढ़ा देते हैं। और जब ये पृष्ठ क्षेत्र अर्थात सतह को बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि अब अवशोषण जो है पहले से अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाता है, पहले से जो है अधिक अवशोषण शुरू हो जाता है। तो ये आपने देखे कि टोटल तो 5 चीजें हैं, मूल गोप यानी कि रूट कैप। क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्र हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि मेरिस्टेमी सक्रियता का क्षेत्र, फिर इलोंगेशन जोन यानी दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। तो ये हो गए मूल के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र। अगर हम मूल के रूपांतरण की बात करें तो रूट जो होती है, जड़ जो होती है, वो क्या करती है, अलग अलग कार्यों के लिए अपने अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाती है, अपने अंदर थोड़ा सा रूपांतरण करती है। जैसे अगर आप मूसला मूल की बात करें तो मूसला मूल में क्या हो जाएगा बेटा, जब भी आप मूसला मूल की बात करते हैं तो मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर, क्या बेटा, मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर ये भोजन के संग्रहण का कार्य करती हैं, फूड के स्टोरेज का काम करती हैं। जो दाल कुल के पौधे हैं, फैमिली दालेसी यानी कि फैबिएसी, दाल कुल के जो पौधे हैं, लेगुमिनस प्लांट या फैबिएसी के प्लांट, मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ग्रंथिल मूल पाई जाती है, ग्रंथिल मूल। ऐसे पौधे जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, श्वसन के लिए उनके रूट्स बाहर आ जाते हैं और ऐसी रूट को कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन मूल। क्या कह दिया जाता है, श्वसन मूल कह दिया जाता है। और आप देखेंगे कि जो श्वसन मूल है वो राइजोफोरा, एविसिनिया इस तरीके के प्लांट्स में पाई जाती है। यहां पर मैं स्टार मार्क कराऊंगा आपको, क्योंकि कंदिल मूल आपको दोनों जगह पर देखने को मिलेगी। कंदिल मूल जो है वो आपको यहां भी देखने को मिलेगी और यहां भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यह रखना है कि मूसला कंदिल मूल का उदाहरण हो जाएगा मिराबिलिस। क्या हो जाएगा, मिराबिलिस। और जब आप अपस्थानिक मूल के रूपांतरण की बात करते हैं तो अपस्थानिक कंदिल मूल का उदाहरण हो जाएगा शकरकंद। इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है। भी सर्दियों का मौसम शुरू होगा, आप लोग शकरकंद खाते होंगे, नाम तो सुना ही होगा ना शकरकंद का। हाँ, तो वही शकरकंद की बात चल रही है भाई। तो शकरकंद जो है वो अपस्थानिक कंदिल मूल का उदाहरण है, जबकि मिराबिलिस में आपको मूसला कंदिल मूल देखने को मिलेगी। गन्ना, मक्का वगैरह में आप देखते हैं, गन्ना और मक्का वगैरह में आप देखते हैं कि इस तरीके से स्टेम का जो बेस होता है, या जो बेस नहीं कहेंगे, जो लोअर नोड कहेंगे, आखिरी गांठ जो होती है, उस आखिरी गांठ से क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ रूट्स जो है वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें अस्तंभ मूल कह दिया जाएगा, सहारा देने का कार्य करेंगे। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि में पाई जाती हैं। अगर आप बरगद का पेड़ देखें, बरगद की विशाल शाखाएं देखें, तो आप देखते हैं कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की ओर लटक रहे होते हैं, उनको स्तंभ मूल या प्रॉप मूल कह दिया जाता है, सहारा देने का कार्य करते हैं, बरगद में पाए जाएंगे। कंदिल मूल अपस्थानिक का उदाहरण शकरकंद मैंने आपको बताया ही है। पुलकित मूल या गुच्छ मूल जो है, ठीक है, वो आपको एस्पैरगस और डहेलिया में देखने को मिलेगा। फैसिकुलेटेड रूट कहां पर देखने को मिलेगा, एस्पैरगस और डहेलिया में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। आगे आइए, तना। रूट के बाद हम लोग स्टेम पढ़ेंगे, एक बार फटाफट से देख लो भाई इसको। मूसला मूल, अपस्थानिक मूल, झकड़ा जड़, मूल के कार्य, रूपांतरण और क्षेत्र। चलिए भाई, स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम में क्या होता है, कली वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कक्षीय कलियां, एक्सिलरी बड जो है वो प्रेजेंट होती है। कली वगैरह जनरली रूट में नहीं पाई जाती है। सामान्यतः आप देखेंगे बड्स जो होते हैं, कलियां जो होती हैं, कलिकाएं जो होती हैं, वो रूट में नहीं पाई जाती, लेकिन स्टेम में पाई जाती हैं। तना जब यंग होता है, सैसव तना होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो मेच्योर होता है, वृद्धि कर लेता है, तो वो काष्ठीय हो जाता है और भूरे रंग का हो जाता है। काष्ठीय कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर
लकड़ी बनने लगती है, लकड़ी आ जाती है, वुड आ जाती है और ये ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इसमें गांठ और पोरियां पाई जाती हैं, यानी कि नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड का पाया जाना, नोड और इंटरनोड का पाया जाना ये स्टेम का एक करेक्टर है। जब आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से, मान लीजिए कुछ ये इधर रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे देख रहे होंगे तो ये जो है ये नोड कहा जाएगा, ऐसे ये भी जो है ये नोड कहा जाएगा, और ऐसे ये भी क्या कहा जाएगा, नोड कहा जाएगा। और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ये, इसे हम लोग कह देंगे इंटरनोड। पोरी कह सकते हैं, पर्व कह सकते हैं, और नोड जो है उसे गांठ कह सकते हैं या पर्व संधि कह सकते हैं। तना जो होता है बेटा, अगर आप तने को देखें तो जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज जो होती हैं, है ना, शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को, फल को अपने अंदर क्या करता है, उसको संभाल के रखता है। यानी ये जो फूल, फल, पत्ती हैं और ब्रांचेज किसमें लगी होती हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो स्टेम में लगी होती हैं। साथ ही साथ ये जो रूट ने एब्जॉर्ब करके मटेरियल दिया हुआ है उसके कंडक्शन का कार्य करता है, उसके संवहन का कार्य करता है, भोजन का स्टोरेज भी करता है स्टेम, साथ ही साथ सपोर्ट देने का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा और सहारा देने का काम करता है। और कहीं कहीं पर तो आप देखेंगे कि ये कायिक प्रवर्धन में सहायक होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम का कोई कट आप लगा दीजिए, कोई भाग लगा दीजिए, उससे पूरा प्लांट बन जाता है। आप देखते हैं गन्ने की खेती में ऐसा होता है, या जो लोग केला की खेती करते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा। कई बार गुलाब में भी आप क्या करते हैं, स्टेम की जो कट है वो लाके लगा देते हैं। अगर आप रूपांतरण की बात करें तो इसके वायवीय रूपांतरण आप देखेंगे, भूमिगत रूपांतरण देखेंगे और भूपृष्ठीय रूपांतरण देखेंगे। वायवीय रूपांतरण में तीन चीजें आपको देखनी है, तना प्रतान, तना कंटक और प्रणाभ स्तंभ, यानी कि स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न और फिल्लोक्लेड। क्या होता है बेटा, तना प्रतान आपने देखा होगा कि जो लौकी वगैरह का पेड़ होता है, लौकी वगैरह का जो पेड़ है उसमें आप ऐसे देखेंगे ये कुछ इस तरीके से प्रतान यानी कि टेंड्रिल होते हैं। लौकी का पेड़ है, घिया का पेड़ है, तोरई का पेड़ है, या आप कह सकते हैं तरबूज है या अंगूर लता है, तो ऐसे सहारा देने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान बनता है, टेंड्रिल बनता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे चरने वाले जानवरों से प्लांट को बचाया जा सके। आप ये नींबू जो पौधे हैं, नींबू कुल के जो पौधे हैं, सिट्रस वगैरह जो हैं, नींबू वगैरह में आप कांटे देख सकते हैं, साथ ही साथ बोगनविलिया में आपको कांटे दिखाई देंगे, तो इसे तना कंटक कह दिया जाएगा। सीधा होता है, नुकीला, पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा बूढ़ी होता है। काम क्या है, तो इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रणाभ स्तंभ जो है फिल्लोक्लेड, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अगर ये चपटा है, फ्लैट है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नागफनी, और अगर थोड़ा सा सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा यूफोरबिया। तो वायवीय रूपांतरण में तना प्रतान है, जो आपको घिया, लौकी, तोरई, खीरा, तरबूज, अंगूर, लता में देखने को मिलेगा। कांटा है तना कंटक, जो आपको सिट्रस, बोगनविलिया में देखने को मिलेगा। प्रणाभ स्तंभ अगर चपटा है तो नागफनी में, और अगर बेलनाकार है तो यूफोरबिया में देखने को मिलेगा। जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, जमीन के अंदर, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ट्यूबर जो है आप देखेंगे आलू उसका उदाहरण हो जाएगा। आलू में जो आंख होती है, दरअसल वो एक्सिलरी बड है, कक्षीय कली है। ये सवाल पूछा जाता है, यहां पर अपन स्टार मार्क करेंगे भाई, यहां पर अपने को क्या करना है, स्टार मार्क करना है मित्रों। पूछ लेते हैं कि आलू में जो वो आंख दिखाई देती है, आई दिखाई देती है, दरअसल वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। प्रकंद में हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, केला हो जाएगा। घन कंद में अरवी, घुइयां कहीं कहीं पे कहते हैं, अरवी और जमीन कंद हो जाएगा। सल्क कंद में प्याज और लहसुन हो जाएगा। भूपृष्ठीय रूपांतरण जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन, उसमें क्या क्या है, रनर है, स्टोलोन है, सकर है, ऑफसेट है, यानी कि ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंता भूस्तारी और भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी यानी कि जो रनर है, उदाहरण हो जाएगा घास और ऑक्जेलिस। भूस्तारी यानी कि स्टोलोन, पुदीना और चमेली। अंता भूस्तारी यानी कि अनानास, गुलदाउदी, केला। और भूस्तारिका में आपको मिल जाएगा पिस्टिया और इकॉर्निया, इकॉर्निया जिसे जलकुंभी भी कहते हैं, और टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चल देखिए आपका स्टेम पूरा हो गया है। आप इसको कहीं पे लिख के अपनी स्टडी टेबल के पास भी चिपका सकते हैं। एक पेज में, एक पेज के आधे पेज में पूरा स्टेम आ जाएगा आपका, आधे पेज में स्टेम आ जाएगा ये। चलिए स्टेम के बाद बेटा बात करेंगे लीफ के बारे में।
लीफ जो है एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, चपटा स्ट्रक्चर है, लेटरल साइड में है, पार्श्वी स्ट्रक्चर है। सूट एपिकल मेरिस्टेम से ये उत्पन्न होता है। यहां पर सैप का मतलब क्या है? प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक, प्ररोह शीर्षस्थ विभजोतक, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जब आप देखेंगे जहां पर गांठ होती है, जो नोड होता है, नोड पर ये लगा होता है और ये अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पत्तियां जो हैं वो अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। बेटा अगर आप पत्तियों के भाग की बात करें, ठीक है ना, तो वो भाग जो क्या करता है, एकदम बेसल पार्ट बनाता है, यानी जहां से ये स्टेम या शाखा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां से ये स्टेम या शाखा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लीफ बेस या पत्राधार कह दिया जाएगा। हिंदी के एनसीईआरटी में पत्राकार लिखा हुआ है, पत्राकार नहीं होगा बेटा, पत्राधार होगा। क्या होगा? पत्राधार होगा। ठीक है ना। ये जो पत्राधार है, लीफ बेस है, हो सकता है कहीं पर फूल जाए और पर्णवृंत तल्प बनाए। लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, दाल कुल के जो पौधे हैं, वहां पर जो लीफ बेस है थोड़ा सा फूल जाता है, पल्विनस कहते हैं, पर्णवृंत तल्प कहते हैं। चादरी लीफ बेस, मोनोकॉट्स में आप देखेंगे कि जो लीफ बेस है, पत्राधार जो है, वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है बेटा? चादर के जैसा हो जाता है, जो थोड़ा या पूरी तरीके से या आंशिक रूप से तने को ढकने का कार्य करता है। ये जो डंठल आप देख रहे हैं, इस डंठल को कह दिया जाता है पत्रव्रंत, पिटियोल कहेंगे अंग्रेजी में। और ये जो पूरा ऐसे चपटा सा पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें सिराएं प्रेजेंट हैं, उसे स्तरिका कहते हैं। क्या कह दिया जाएगा? स्तरिका। ये जो लाइन होती है बेटा, ये जो लाइन है, ये मध्य सिरा होती है, मुख्य सिरा होती है, प्रिंसिपल वेन होती है। कभी कभी आप क्या देखते हैं कि ये जो पत्राधार है, पत्राधार के पास एक या दो पत्ती जैसी संरचनाएं और पाई जाती हैं। पत्राधार के पास क्या बेटा? पत्राधार के पास एक या दो पत्ती जैसी संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें अनुपर्ण या स्टिप्यूल कह दिया जाता है। तो कच्छी कलिका यहाँ पे पाई जा सकती है, जो बेस एकदम जो जोड़ के रख रहा है ब्रांच या स्टेम के साथ, पत्राधार कहेंगे। लेग्यूम प्लांट में पर्णवृंत तल्प फूला हुआ पत्राधार होता है। चादरी सीथी लेफ बेस पाया जाएगा मोनोकॉट में। पत्राधार के पास ही कुछ और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जिसे अनुपर्ण या स्टिप्यूल कहेंगे। ये जो फैला हुआ भाग इसे स्तरिका कहा जाएगा। बच्चों, पत्ती अगर ऐसी है कि उसकी जो स्तरिका है वो कटी फटी नहीं है, आछिन्न है, कहीं से भी छिन्न भिन्न नहीं है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर वो कहीं से भी छिन्न भिन्न नहीं है तो ऐसी पत्ती को कह दिया जाएगा सरल पत्ती। चाहे सरल पत्ती हो चाहे संयुक्त पत्ती हो, दोनों के पार्श्व में कक्षीय कली पाई जाती है। लेकिन अगर आप देखें, अगर बेटा क्या है, ये आछिन्न है, बिल्कुल भी कटा फटा नहीं है, तो सरल पत्ती है। लेकिन अगर यहाँ के जो कटाव हैं, अगर वो मुख्य सिरा तक आ जाएं, वो कटाव अगर प्रिंसिपल वेन तक आ जाएं, तो फिर संयुक्त पत्ती कहा जाएगा। ये जो आपको दरअसल छोटे छोटे पत्तियां जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लीफलेट है, पत्रक कहा जाएगा, पत्रक। और ये पूरा इतना पूरा जो बना हुआ है, इतने पूरे को क्या कहेंगे? एक पत्ती कहेंगे। इतने पूरे को एक लीफ कहा जाएगा। और ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये क्या है? पत्रक है। तो पत्रक के पार्श्व में, पत्रक के पास कक्षीय कली नहीं पाई जाती है, पत्रक के पास कक्षीय कली एब्सेंट होती है। कक्षीय कली जो होगी, चाहे सरल पत्ती हो चाहे आपका क्या हो, संयुक्त पत्ती हो, उसी के एक्सिलरी पोजीशन पे पाई जाएगी। ये जो संयुक्त पत्ती है, हो सकता है कि ये कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट हो। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती नीम में पाई जाएगी, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती नीम में पाई जाएगी। और अगर आप देख रहे हैं कि एक नोड से ऐसे बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं, हस्ताकार इस तरीके से, कुछ पामेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे, वो बेटा सिल्क कॉटन में पाया जाएगा, सिल्क कॉटन में। सिरा विन्यास अगर आप देखें, सिरा विन्यास, तो किसी किसी पत्ती में क्या होगा, है ना, मोस्टली अगर आप डाइकॉट को देखें तो डाइकॉट की पत्ती में क्या होगा बेटा, कि ये इस तरीके से वहां पर जालिकावत संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से वहां पर क्या होता है, पूरा एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, एक जाल प्रेजेंट होता है। ऐसे क्या प्रेजेंट होता है? एक जाल प्रेजेंट होता है। तो जो जालिकावत सिरा विन्यास है वो पाया जाएगा यूजुअली डाइकॉट में। कहां पर पाया जाएगा? डाइकॉट में पाया जाएगा। लेकिन अगर आप मोनोकॉट में देखें तो मोनोकॉट में क्या होता है, प्रिंसिपल वेन के अलावा बाकी ये जो हैं ये सब कैसे होते हैं? समानांतर, इस तरीके से।
तो मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, यूजुअली मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में, प्राय जो मोनोकॉट है उनमें क्या होता है कि समानांतर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और अगर आप डाइकॉट की बात करें तो जलिकावत पाया जाता है। स्टेम में पत्तियां किस तरीके से लगी हैं, स्टेम में पत्तियां किस तरीके से लगी हैं, तो पत्तियों की जो लगे होने का क्रम है उसे कह दिया जाएगा पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास आपको तीन तरीके का पढ़ना है, अपोजिट यानी कि सम्मुख, एकांतर यानी कि अल्टरनेट, और चक्करदार यानी कि व्हर्ल। बेटा अगर ऐसा हो जाए कि एक नोड से दो मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या हो रही पत्तियां निकल रही हैं इस तरीके से, तो इसको कह दिया जाएगा अपोजिट फेलोटैक्सी या सम्मुख पर्ण विन्यास। सम्मुख पर्ण विन्यास कह दिया जाएगा। आक यानी कि कैलोट्रोपिस और अमरूद इसके उदाहरण है। आक यानी कि कैलोट्रोपिस, आक यानी कि कैलोट्रोपिस और अमरूद जो है इसके उदाहरण है। मैंने बैचेस के दौरान आपको बताया था कि अमरूद कोई नहीं अमरूद अमरूद सब लोग खाते हैं, कैलोट्रोपिस कोई नहीं खाता। कैलोट्रोपिस कोई नहीं खाता, अमरूद सब खाते हैं, और ये दोनों अपोजिट बातें हैं। यानी कि जो कैलोट्रोपिस है और अमरूद, इसमें क्या हो जाएगा भाई, सम्मुख सिरा विन्यास होगा, अपोजिट फेलोटैक्सी होगी। मैंने ये बताया था कि एमएससी की डिग्री का कोई अल्टरनेट नहीं होता। मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज जो है, गुड़हल, इनमें एक नोट से इधर एक पत्ती निकलेगी, इधर निकलेगी, फिर अगले नोट से इधर, फिर इधर, यानी एक नोट से एक पत्ती निकलती किसी भी एक दिशा में। तो ये जो एकांतर सिरा विन्यास है, अल्टरनेट फेलोटैक्सी है, उसमें आप देखेंगे एक नोट से ऐसे एक पत्ती निकलेगी, और एकांतर सिरा विन्यास के उदाहरण हो जाएंगे गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। ठीक है। चक्करदार, एक नोड से देखिए बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं, पूरा चक्कर बन रहा है पत्तियों का। ठीक है ना, तो चक्करदार सिरा विन्यास कहेंगे। उदाहरण होगा अल्स्टोनिया। एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अल्स्टोनिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना, अल्स्टोनिया का दूसरा नाम क्या है, सब लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा जरूर है अल्स्टोनिया के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डेविल ट्री लिखा हुआ है। यस, जिन बच्चों ने डेविल ट्री आंसर किया बिल्कुल सही बात है। पत्तियों के अगर रूपांतरण की बात करें तो मटर में, मटर के पौधे में भी प्रतान बनता है भाई, और मटर के पौधे में जो प्रतान बनता है वो पत्ती का रूपांतरण है। कैक्टस वगैरह में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि रक्षा कर सकें। प्याज और लहसुन की जो गूदेदार पत्तियां हैं, हम लोग क्यों खाते हैं प्याज आज, क्योंकि उसकी जो गूदेदार पत्तियां हैं, फ्लैसी मांसल जो पत्तियां हैं, वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। क्या करती हैं बेटा, वो फूड को स्टोर करके रखती हैं, और जब वो फूड को स्टोर करके रखती हैं तो क्या होता है कि भोजन संचय का कार्य वहां पर होता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया नामक जो प्लांट है, बबूल जिसे आप कहते हैं, उसका जो पर्णवृंत है वो फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है ना, उसका जो पर्णवृंत है वो फोटोसिंथेटिक होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात ये, बहुत ज्यादा, कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में कैसा रूपांतरण है, तो आप कहेंगे उसका पत्ती का जो पर्णवृंत होता है, क्या होता है, पर्णवृंत, वो पर्णवृंत जो है फोटोसिंथेटिक हो जाता है, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। बाकी जो कुछ कीट भक्षी पादप हैं जैसे कि घटपर्डी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इनमें भी आप देखेंगे कि वो जो पिचर वगैरह है, वो जो घट वगैरह है, दरअसल वो क्या है, वो भी पत्तियों का ही रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है भाई, तो आप कहेंगे पत्तियों का ही रूपांतरण है। तो आपने देखा कि हमने पत्ती का जो है संरचना पढ़ी, सिरा विन्यास पढ़ा, पर्ण विन्यास पढ़ा, पत्ती के प्रकार पढ़े, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती नीम में पाया जाएगा, हस्ताकार संयुक्त पत्ती सिल्क कॉटन में पाया जाएगा, और फिर हमने पत्ती के रूपांतरण भी पढ़ लिए। अब बेटा इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर पढ़ेंगे। पुष्पी अक्ष में पुष्पों को लगे रहने का जो क्रम है, पुष्पी अक्ष में पुष्पों के लगे रहने का जो क्रम है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। दो तरीके का है मुख्यतः, असीम अक्षी और ससीम अक्षी। अगर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हैं, असीम अक्षीय पुष्पक्रम है, और अगर तलाभिसारी क्रम में लगे हुए हैं तो ससीम अक्षीय पुष्पक्रम है। अगर असीमित वृद्धि हो रही है मुख्य अक्ष की, असीमित, अगर असीमित वृद्धि हो रही तो क्या कहेंगे, असीम अक्षी। क्या कहेंगे मेरे भाई, असीम अक्षी कहेंगे, क्योंकि असीमित वृद्धि होती है मुख्य अक्ष की। और अगर वो तलाभिसारी क्रम में पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है, और सीमित वृद्धि होती है तो ससीम अक्षी कहा जाएगा। अगर आप फ्लावर को देखें
तो फ्लावर का ये जो डंठल वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा पुष्पवृंत। ठीक है, फ्लावर का ये जो डंठल वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा पुष्पवृंत। और ये जिसपे सारे फ्लावर के जो पुष्प के उपांग हैं यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जिस पे रखे होते हैं उससे बेटा पुष्पासन बोला जाता है, थैलमस या रिसेप्टिकल बोला जाता है। अच्छा, सबसे बाहर पाया जाता है कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स पूरा जो है बाह्य दल पुंज कहेंगे। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल यानी कि बाह्य दल। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल या फिर उसी को हम लोग बाह्य दल कह सकते हैं। बेटा ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सब बाह्य दल आपस में मिले हुए हों यानी कि संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग हो, पृथक बाह्य दलीय अवस्था हो, पृथक बाह्य दलीय अवस्था। उसके अंदर की जो वर्ल ये ग्रीन कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का। अब ये जो रंग बिरंगा है इसको कोरोला कहते हैं। इसकी इकाई को दल या पंखुड़ी कहा जाता है। अगर सारी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो संयुक्त दलीय अवस्था हो जाएगी, और अगर अलग अलग हैं तो पृथक दलीय अवस्था हो जाएगी। तीसरा जो यूनिट है उसे पुमंग कहेंगे। पुमंग की यूनिट होती है स्टेमन यानी कि पुंकेसर, और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपर ये जो परागकोश है और फिर इसका डंठल यानी कि फिलामेंट। फिलामेंट अर्थात इसे आप तंतु कह सकते हैं और साथ ही साथ पुतंतु भी कह सकते हैं। तंतु कह लीजिए, पुतंतु कह लीजिए। तो ये दो भाग हो गए किसके? स्टेमन के। जायांग जिसकी यूनिट है अंडप या स्त्री केसर, उसके तीन हिस्से हैं। एक तो ये आधारी फूला हुआ भाग जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय जिसमें अंडाशय गुहा पाई जाएगी, और फिर ये बीजांड उपस्थित होगा। बीजांड की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। ओवरी में जो बीजांड लगा हुआ है उस बीजांड की संख्या बेटा एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। राइट, तीन पार्ट है। फिर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लंबी नलिकाकार संरचना है, ये वर्तिका है, और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये वर्तिकाग्र कहा जाएगा बेटा। और आप देखिएगा कि यहीं पर जो है ये जो वर्तिकाग्र है, पराग कण यहीं पर आकर जो है गिरते हैं। जब भी परागण वगैरह होता है तो जो स्टिग्मा वाला हिस्सा है, वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है, यहीं पर परागकण आकर गिरते हैं। अगर आप देखें फ्लावर के जो पार्ट हैं, पुष्प के भाग, हो सकता है वो तीन के गुणनफल में हो, तो अगर ऐसा है तो तृतीय कहा जाएगा, ट्राइमेरस फ्लावर। क्या कह दिया जाएगा भाई? ट्राइमेरस फ्लावर। यानी तीन क्या पाया जा रहा है? सेपल, तीन पेटल, इस तरीके से अगर है। तो अगर वो तीन के मल्टीपल में है, तीन के गुणनफल में है, तो उसको क्या कह दिया जाएगा? तृतीय कह दिया जाएगा। तृतीय। अगर वो इस तरीके से है तो तृतीय कह दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से चार के मल्टीपल में है तो चतुष्टयी कहेंगे, और अगर वो कुछ इस तरीके से है पांच के मल्टीपल में तो उसे पंचतयी कह दिया जाएगा। तृतीय जो व्यवस्था है, ट्राइमेरस फ्लावर, वो जनरली मोस्टली आपको मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं, जबकि चतुष्टयी और पंचतयी ये जो है टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये यूजुअली मुख्यतः आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। कहां पर बेटा? डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। ये कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये आपस में संगलित हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? कि ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बनता है, एक नई संरचना बनती है जिसे परिदल पुंज कहते हैं। जैसे लिली है, प्याज है, मोस्टली मोनोकॉट में पाया जाएगा। कैलिक्स और कोरोला क्या हो जाएंगे बेटा? फ्यूज हो जाएंगे, तो एक संरचना बनेगी परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ। परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ। अगर सिमेट्री की बात करें फ्लावर में, सिमेट्री की, ठीक है ना, तो त्रिज्य सम्मित है भाई, एक व्यास सम्मित है और असम्मित है। त्रिसम्मित में क्या होगा? पुष्प को आप ऐसे किसी भी प्लेन से या एक से अधिक प्लेन से क्या कर सकते हैं? दो बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सरसों, धतूरा और मिर्च, इसमें कौन सी सम्मति होगी? त्रिज्य सम्मिति होगी। बोलिए सब लोग। सरसों, धतूरा, मिर्च, त्रिज्य सम्मिति। सरसों, धतूरा, मिर्च, त्रिज्य सम्मित। चलिए, अगर मटर, गुलमोहर, सेम और केजिया वगैरह के फ्लावर देखें तो आप उनको सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं बस। तो ऐसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक द्विपार्श्विक पुष्प होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मटर में, गुलमोहर में, सेम और केजिया में ऐसा होगा। केना का जो पुष्प है अनियमित है,
उसको आप किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते। किसी भी प्लेन से, किसी भी तल से, किसी भी अक्ष से आप उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। असममित है, अनियमित पुष्प है भाई, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। क्लियर? अब फ्लावर के जो पार्ट हैं उसके हिसाब से, मतलब फ्लावर के बाकी पार्ट और ओवरी की क्या पोजीशन है, ध्यान से समझिएगा। फ्लावर के बाकी पार्ट और ओवरी की क्या पोजीशन है, इस बेसिस पर भी हमने क्या किया है, फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ओवरी के हिसाब से अगर देखें तो फ्लावर के बाकी हिस्सों के क्या अरेंजमेंट है, क्या सिचुएशन है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, तीन तरीके का हो जाएगा। अधोजायांगता यानी कि हाइपोगाइनस, और ओवरी कैसा रहेगा, सुपीरियर। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी, यानी ओवरी क्या है, सबसे ऊपर और बाकी भाग उससे नीचे। ओवरी सबसे ऊपर और बाकी के भाग उससे नीचे। ओवरी सबसे ऊपर, बाकी के भाग उससे नीचे। तो ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर ओवरी कहेंगे, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। फ्लावर कहा जाएगा हाइपोगाइनस। उदाहरण है सरसों, गुड़हल, बैगन। उदाहरण है सरसों, गुड़हल, बैगन। ये उदाहरण याद रखिएगा, तो फैमिली के लिए अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे सरसों में, गुड़हल में और बैगन में क्या पाया जा रहा है, अधोजायंगता पाया जा रहा है, बात खत्म। यानी कि ओवरी कैसी, सुपीरियर। यानी कि फैमिली ब्रेसिकेसी, फैमिली मालवेसी और फैमिली सोलेनेसी। देख रहे हो भाई, तीनों फैमिली में अगर आप देखें तो ये काम चल रहा है भाई। अच्छा इधर आ जाओ, अगर सब लगभग बराबर हिस्से से हों तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है पेरीगाइनस, परिजायांगता। और ओवरी जो है, ओवरी होता है बेटा यहां पर हाफ इन्फीरियर, यानी कि आधा अधोवर्ती अंडाशय है। प्लम, पीच और रोज जो है, यानी कि प्लम में, गुलाब में और आड़ू में परिजायंगता देखी जाती है। अधिजायंगता में क्या होता है, अंडाशय जो है वो अधोवर्ती होता है, यानी कि अंडाशय ओवरी सबसे नीचे होगा, बाकी के पार्ट उसके ऊपर होंगे। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम ओवरी के ऊपर वाले हिस्से से निकलेंगे। एपिगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। इन्फीरियर ओवरी होगी। तो जो घिया वगैरह होते हैं, अमरूद है और सूरजमुखी के जो अरपुष्पक हैं, रे फ्लोरेट हैं, उनमें एपिगाइनस फ्लावर होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है। क्या होता है भाई, एपिगाइनस फ्लावर होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है। क्लियर? फटाफट से देखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कैलिक्स, कोरोला का क्या मामला, अगर एक साथ जुड़े हैं तो संयुक्त बाह्यदली और उधर संयुक्त दली, और अगर अलग अलग प्रेजेंट हैं तो पृथक बाह्यदली और पृथक दली। ठीक है, चलो भाई। तो अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो सीधे हो जाएगा पुष्पदल विन्यास। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पुष्पदल विन्यास की बात करेंगे, एस्टिवेशन की बात करेंगे। आप देखिए कि जो ये पुष्पी चक्र में मतलब किस तरीके से अरेंज्ड है। मेनली अगर आप सेपल और पेटल का अरेंजमेंट देखें, ऐसा हो सकता है कि इनका किनारा बस टच हो रहा हो, लेकिन ये अतिव्यापित ना कर रहे हो एक दूसरे को। तो जब ये एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करते तो ऐसे जो पुष्पदल विन्यास को कह दिया जाएगा कोर स्पर्शी। मैक्सिमम एक दूसरे को टच कर सकते हैं भाई, अतिव्यापित नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, कोर स्पर्शी कहा जाएगा। उदाहरण याद रखिएगा, कैलोट्रोपिस। उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। अगर ये सब एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करें, व्यावर्तित कहा जाएगा, गुड़हल भिंडी का पास, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। ओवरलैपिंग तो हो लेकिन एक फिक्स पैटर्न में ना हो, कोरछादी पुष्पदल विन्यास होगा। केजिया और गुलमोहर में आपको ये देखने को मिलेगा। मटर में एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा भाई। मटर में क्या होगा, आपको एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वैक्जिलरी एस्टिवेशन होगा भाई, पेपिलोनेसियस कोरोला कहेंगे उसे। इसमें टोटल आपको 5 ये जो दिखाई दे रहे हैं पेटल, अगर आप देखें तो सबसे बाहर की ओर जो पोस्टीरियर साइड पर है एक है, वो पोस्टीरियर साइड पर एक है और वो सबसे बड़ा है, जिसे स्टैंडर्ड या मानक कहा जाता है। पोस्टीरियर एंड पर है एक है, सबसे बड़ा है, स्टैंडर्ड या मानक कहते हैं। लेटरल साइड पर 2 प्रेजेंट हैं, पार्श्व में लेटरल साइड में 2 प्रेजेंट है, जिन्हें पंख या विंग कहते हैं। एंटीरियर एंड पर 2 हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है।
जब भी आपको क्या करना है, कोई संख्या लिख के ब्रैकेट बंद कर दें, इसका मतलब यह है कि उतनी चीज पाई जा रही है और आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, तो कोई चीज है जो 2 पाई जा रही है और अलग अलग प्रेजेंट है, 2 पाई जा रही है और अलग अलग प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने 2 लिख के क्या किया, ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया, यानी कि कोई चीज 2 है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप यहां पर देखिए जो इंटीरियर साइड पर है सबसे आगे 2 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें कूटक कहा जाएगा। कूटक। आपको जायांग के 3 पार्ट मैंने पहले इधर, मतलब जायांग में जो स्त्री केसर है या अंडा है, उसके 3 पार्ट आपको पहले ही बता दिए गए थे। कौन कौन से? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अच्छा, क्या होता है कि ये मोनोकार्पलरी हो सकता है, मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, एक अंडपी भी हो सकता है और बहुअंडपी भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? एक अंडपी भी हो सकता है और बहुअंडपी भी हो सकता है। एक अंडपी भी और बहुअंडपी भी। अब एक अकेला तो अकेला ही रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे अंडप हैं तो बहुअंडपी होने पर 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो वो सब अलग अलग रहें तो कह दिया जाएगा वियुक्त अंडपी, या बहुत सारे अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो कह दिया जाएगा युक्त अंडपी। तो अगर एक अंडप है तो एक अंडपी, एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। बहुअंडपी में अगर हम साथ साथ हैं, ये पिक्चर चल गई है, तो मटर टमाटर, यानी कि युक्त अंडपी। ये सिनकार्पस कंडीशन आपको कहां पर देखने को मिलेगी? पी एन टोमेटो, मटर और टमाटर में। एपोकार्पस कंडीशन, ये सब अलग अलग कहां पर रहेंगे? गुलाब और कमल में। ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है पुमंग, उसकी जो यूनिट है उसे कह दिया जाएगा पुंकेसर। बताओ भाई, उसकी यूनिट को क्या कह दिया जाएगा? पुंकेसर कह दिया जाएगा। और बच्चों पुंकेसर के होते हैं 2 भाग। अगर आप यहां पर देखें तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु, एंथर और फिलामेंट। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, इसी को हम परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। और फिर ये जो हिस्सा है, ये, इस हिस्से को तंतु कहा जा सकता है, पुतंतु कहा जा सकता है, या इंग्लिश में आप इसे फिलामेंट भी कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश में आप बेटा आप इसे फिलामेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें, ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखें तो जो टिपिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, परागकोश, उसमें बेटा 2 पालियां होती हैं। ये देखो, एक ये पाली है भाई और दूसरी ये पाली है। बताओ, है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? समझ पा रहे हो? और फिर क्या देखने को मिलता है कि अब प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हैं। ये देखो, एक कोष्ठ दूसरा कोष्ठ, या इधर देख लो आप, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ है, एक कोष्ठ दूसरा कोष्ठ। देख लो भाई, दिखाई दे रहा होगा आपको। बताओ बेटा, दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना भाई? हाँ। तो क्या होता है कि पुमंग की इकाई यूनिट है पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग, परागकोश और तंतु। परागकोश कैसा है? द्विपालित, और हर पाली में क्या है? 2 कोष्ठ है। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो एंथर है, मतलब एंथर का जो फिलामेंट है, माफ कीजिएगा, या ये जो स्टेमन है, ये पंखुड़ी के साथ जुड़ जाए, पेटल के साथ जुड़ जाए, तो इसको कह दिया जाएगा दल लग्न अवस्था। यानी कि अगर एंड्रोसियम और कोरोला फ्यूज हो जाए, अगर एंड्रोसियम और कोरोला क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए, तो एंड्रोसियम और कोरोला जब फ्यूज होंगे तो उसे कहा जाएगा दल लग्न। और दल लग्न अवस्था आपको देखने को मिलेगी बैगन में। अच्छा, जहां पर कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं पाया जाता, जहां पे पेरियंथ पाया जाता है, परिदल पुंज पाया जाता है, तो भाई इस बात की भी तो संभावना है कि जो एंड्रोसियम है वो पेरियंथ के साथ फ्यूज हो जाए। तो जो मोनोकॉर्स जैसे लिली वगैरह, लिली में कौन सी अवस्था होती है? परिदल लग्न अवस्था होती है। परिदल लग्न कौन सी अवस्था होती है बेटा? परिदल लग्न अवस्था होती है, परिदल लग्न। अच्छा, अगर ये सब अलग अलग हैं तो बहुपुंकेसरी अवस्था है। लेकिन अगर ये फ्यूज होके ग्रुप बना रहे हैं तो बेटा मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट हैं। क्या हो रहा है? बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट हैं। और बच्चों वो सारे के सारे स्टेमन, वो सारे के सारे स्टेमन मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं तो एक संघीय अवस्था। सारे स्टेमन मिलके 2 ग्रुप बना रहे हैं तो द्विसंघीय अवस्था। और अगर
दो से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं तो बहुसंघीय अवस्था। मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी। एक संघीय अवस्था गुड़हल में पाई जाएगी, द्विसंघीय अवस्था मटर में पाई जाएगी, और बहुसंघीय अवस्था जो है वो नींबू में पाई जाएगी। कहाँ में पाई जाएगी? नींबू में। अच्छा, फिलामेंट जो होता है ना, फिलामेंट की लंबाई एक जैसी भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो अलग अलग लंबाई के जो फिलामेंट है वो कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? साल्विया वगैरह में, साल्विया मिल जाएगा और सरसों में मिल जाएगा। साल्विया में डाइडायनामस कंडीशन होती है और सरसों में टेट्राडायनामस कंडीशन होती है। टेट्राडायनामस कंडीशन, टेट्राडायनामस। अच्छा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल, ये ओव्यूल अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। एक वो गद्देदार संरचना, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें मामला क्या है भाई कि वो अरेंजमेंट कैसा है, प्लेसेंटा से किस प्रकार अटैच है ये, प्लेसेंटा से किस प्रकार अटैच है ये, उसको कह दिया जाएगा प्लेसेंटेशन। देख रहे हैं इस तरीके से सीमांत प्लेसेंटेशन मटर में पाया जाता है। स्तंभीय प्लेसेंटेशन जो है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं अलग अलग लॉकुला है और फिर ये यहाँ पर, ठीक है, बीच में प्लेसेंटा है लेकिन बीच में क्या है? लॉकुला है। यहाँ पर बीच में प्लेसेंटा है लेकिन कोई भी अलग अलग कोष्ठ नहीं है, सब मामला यूनिलॉकुलर है। यहाँ पर जो पेरीफेरल पार्ट है ना, वॉल है, उसमें जो है ऐसा ओव्यूल लगा हुआ है। तो स्तंभीय अवस्था कहां पर पाई जाएगी? गुड़हल, मटर, गुड़हल, टमाटर और नींबू में। मटर में तो सीमांत यानी कि मार्जिनल होता है, भित्तीय यानी कि पैराइटल। इनमें क्या होता है बेटा, अगर आप देखें, एक आभासी पट बन जाता है जिसे रेपलम कहते हैं। एक आभासी पट बनता है जिसे रेपलम कहा जाता है, रेपलम कहा जाता है, जिसे आभासी पट बन जाता है जिसे रेपलम कहते हैं। रेपलम का सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। सरसों, मस्टर्ड और आर्जिमोन में आपको ये देखने को मिलेगा। मुक्त स्तंभीय, फ्री सेंट्रल, डायंथस और प्राइमरेज में देखने को मिलेगा। आधारी यानी कि बेसल प्लेसेंटेशन जो है वो सूरजमुखी और गेंदा में देखने को मिलता है। मैरीगोल्ड। चलिए, ये हो गया भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए आगे देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई और आगे आ जाओ। अब इसके बाद हमें पढ़ना है फल और बीज के बारे में। तो बच्चों, फल जो होता है वो परिपक्व अंडाशय होता है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि निषेचित अंडाशय होता है। फल में क्या होगा? तो एक तो बीज प्रेजेंट होगा और फल भित्ति प्रेजेंट होगी। ये जो फल भित्ति है ड्राई हो सकती है और गूदेदार हो सकती है, शुष्क हो सकती है और फ्लैसी हो सकती है। अगर ये गूदेदार है तो फिर इसके तीन पार्ट हो जाएंगे। सबसे बाहर बाह्य फल भित्ति, बीच में मध्य फल भित्ति, और सबसे अंदर जो पाया जाता है वो हो जाएगा अंतः फल भित्ति। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है भाई? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। और ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, ठीक है ना, अनिषेकी फल, अनिषेकी फल कह दिया जाता है इनको, या अनिषेक जनित फल भी, अनिषेक जनित फल कह दिया जाता है। तो ये जो फल हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, केला वगैरह के जो फल हैं वो पार्थिनोकार्पी से बनते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। एक टाइप ऑफ फ्रूट आपको पढ़ाया गया है, आस्ठिल यानी कि ड्रूप, ठीक है ना। एक टाइप ऑफ फ्रूट आपको पढ़ाया गया है, आस्ठिल यानी कि ड्रूप। आस्ठिल जो है वो एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। बोलिए सब लोग कि आस्ठिल नामक फल एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। आस्ठिल नामक फल एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। उदाहरण, आम और नारियल। आम में भी आस्ठिल जो है वही फ्रूट है, और नारियल में भी कौन सा टाइप का फ्रूट है? नारियल टाइप का। इनमें एक बीज होते हैं, आप जानते ही हैं। आस्ठिल जो फल है कैसा फल है? जिसमें एक बीज पाया जाता है। आम वगैरह आप खाते हैं, आपको मालूम ही एक बीज पाया जाता है। अच्छा, आम में जो खाने योग्य भाग है बेटा, आम में जो खाने योग्य भाग है, तो बच्चों आम में खाने योग्य भाग होता है उसका क्या? मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प। और नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है भ्रूण पोष।
नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्या होता है बेटा? भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। क्योंकि नारियल, अगर आप देखें, नारियल जो है, नारियल की जो मध्य फल भित्ति है वो तंतुमयी है। यहां से भी सवाल उठ सकता है। खाने योग्य भाग तो नारियल का क्या है? एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। खाने योग्य भाग क्या है? एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। लेकिन मध्य फल भित्ति अगर कंपेयर करें तो आम में एक गूदेदार फल भित्ति है, आप उसे खाते हैं, जबकि नारियल में आपको फाइबर मिलेगा। नारियल का जब आप मध्य फल भित्ति देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा मेरे भाई? फाइबर मिल रहा होगा, तंतुमयी, फाइब्रस वहां पर मीजोकार्प होता है उनका। क्लियर? समझ गए? बढ़िया। फल के बाद हमें पढ़ना है बीज के बारे में। जो बीजांड है, ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो बीज बन जाता है। बीजांड जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है बेटा? बीज बन जाता है। ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। अब सीड में क्या क्या होता है? अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई एक बात बता दो फटाफट से कि सीड में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सीड में एक तो उसकी कवरिंग होती है। सीड में जो है एक तो उसकी कवरिंग होती है, और उसकी कवरिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो वहां पर भ्रूण होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने पहले फल देखा, ठीक है ना? आपने क्या देखा? फल। तो फल में क्या है? बीज और फल भित्ति। बीज में क्या है? बीज आवरण और भ्रूण। जो बाहरी बीज, इसकी दो सतहें होती हैं। तो बाहर वाली सतह जो है उसको कहते हैं टेस्टा, इनर वाले को कहते हैं टेगमन, टेगमन कहते हैं। इस भ्रूण में मूलांकुर होगा, भ्रूणीय अक्ष होगा और बीजपत्र होगा। अगर एक बीजपत्र है तो एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट कह दिया जाएगा। अगर दो बीजपत्र हैं तो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट कह दिया जाएगा। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये तो दो बीजपत्र हो गए। ये ऊपर प्रांकुर है जिससे तने का निर्माण होगा, ये मूलांकुर है जिससे रूट का निर्माण होगा। ये बीज आवरण हो गया। इसमें देखेंगे एक ऐसा रिज होता है, छत चिन्ह होता है जिसे नाभिका कहते हैं। नाभिका से ही जो फल है वैसे लगा, मतलब ये जो बीज है वो लगा हुआ रहता है। चना वगैरह को आप देखिए, और जहां से एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड जो है, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, वहां से क्या हो जाएगा? गैसेज वगैरह जा सकती हैं आराम से सीड के अंदर। ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, वो यहां पर भी है। ओव्यूल में हाइलम था, वो यहां पर भी है। ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट थे, आवरण, यहां पे वो सीड कोट हो जाएगा। इनर टेगमन, आउटर टेस्टा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना? सिंपल सी बात ये है मेरे भाई। अगर आप मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखें तो मोनोकॉट में एक ही बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सवाल है, अक्सर पूछता है। ढाल के आकार का होता है, सील्ड शेप होता है, ठीक है। ये एलुरॉन सतह है भाई, सबसे बाहर तो बीज आवरण, फिर उसके अंदर ये जो सतह है एलुरॉन लेयर है बेटा, प्रोटीनीसियस होता है। एलुरॉन लेयर जो है प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीनीसियस होता है। ये सवाल पूछा जाता है। आप याद करिए एल्यूरोप्लास्ट, सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है बताओ मुझे? तो आप देखेंगे कि जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वह एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है ना, वह एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है बेटा? प्रोटीन का स्टोरेज करता है, ठीक है। ये इंडोस्पर्म हो गया, भ्रूणपोष। इधर ये प्रांकुर और ये प्रांकुर चोल, ये मूलांकुर और मूलांकुर चोल। पिछले साल सवाल भी आया था इससे, नीट में यहां से सवाल पूछा गया था। अच्छा, ये जो भ्रूणपोष है, कई बार ऐसा होता है कि जब बीज का विकास होता है तो बीज के डेवलपमेंट में पूरा भ्रूणपोष खत्म हो जाता है। और बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीज के विकास के बाद भी भ्रूणपोष बचा रहता है। यानी कि कुछ पादप, कुछ फैमिली जैसे हैं जहां पर पूरा भ्रूणपोष बीज के विकास में खत्म हो जाता है, वो कहीं कहीं पे बचा रहता है। अगर भ्रूणपोष बचा हुआ है तो ऐसे बीज कह दिए जाएंगे भ्रूणपोषी बीज। मोनोकॉट में और कैस्टर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिलेगा। अभ्रूणपोषी में अगर आप देखें, भ्रूणपोष पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, तो डाइकॉट और ऑर्किड में आपको देखने को मिलेगा। डाइकॉट नॉर्मली कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी। ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन फिर भी कैसा होता है? अभ्रूणपोषी। मोनोकॉट जनरली कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़ा जाए।
फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, की कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको फैमिली याद करने के लिए। चलो बेटा, ब्रैसिकेसी से शुरू करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है बी आर, अगर कहीं पर लिखा हुआ है बी आर, इसका मतलब सहपत्री। और अगर लिखा हुआ है ई बी आर तो मतलब सहपत्र विहीन, सहपत्र विहीन। ठीक है ना। अगर ऐसा वाला साइन बना हुआ है, ऐसा साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिज्य सम्मिति है, त्रिज्य सम्मित है भाई, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं। और अगर इस तरीके का साइन है तो इसका ये मतलब है कि एक व्यास सम्मित है। क्या है? एक व्यास सम्मित। क्लियर? ये आप फ्लोरल फॉर्मूला उदाहरण याद रख लीजिए। बाकी जितना आपने उधर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं फ्रूट के टाइम पे, सीड के टाइम पर, या उससे पहले प्लेसेंटेशन के टाइम पे, एस्टिवेशन के टाइम पर, और रूट स्टेम लीफ में, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, आइए इसको डिकोड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ई बी आर, फिर ये साइन K2+2 C4 A2+4 G2 ब्रैकेट में, और ये क्या मतलब है इसका बेटा? ई बी आर का मतलब है सहपत्र। यहां पर क्या है? नहीं है, सहपत्र विहीन है ये। मैंने आपको एक दो मैंने पूरा पढ़ाया है, उसके बाद फिर मैंने सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला उदाहरण लिख लिया है, फ्लोरल फॉर्मूला और उदाहरण लिख दिया। उसके बाद एक दो बार तो मैंने पूरा समझाया है। जैसे अगर लिखा हुआ है ई बी आर यानी कि सहपत्र नहीं है, इसका मतलब फ्लावर जो है त्रिज्य सम्मिति वाला है, दोनों लिंग बने हुए यानी कि द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उभयलिंगी पुष्प है। दो और दो के दो लेयर में पाए जा रहे हैं बाह्यदल, यानी अलग अलग पाए जा रहे हैं मुक्त बाह्यदली। पंखुड़ी यानी कि पेटल यानी कि दल चार हैं और अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो मुक्त दल। चार का मतलब कि चार हैं और मुक्त दल। एंड्रोसियम जो है पुंकेसर 6 पाए जा रहे हैं, बाहर की ओर 2 छोटे, अंदर की ओर 4 बड़े। और गाइनोसियम 2 लिखा हुआ है यानी कि द्विअंडपी, ब्रैकेट बना हुआ है यानी कि युक्त अंडपी, और नीचे ये साइन ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है यहां पर। तो ये आपको फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपको इसके बाद सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना। ईबीआर का मतलब सहपत्र नहीं है, इसका मतलब त्रिज्य सम्मिति है, द्विलिंगी पुष्प होगा, 2 रो में है, 2+2 मुक्त बाह्यदलीय अवस्था है, लेकिन 4 दल प्रेजेंट है, अलग अलग मुक्त दलीय अवस्था है। टोटल 6 स्टेमेन है, पुंकेसर की कुल संख्या है 6, 2 पंक्तियों में पाए जा रहे हैं, बाहर 2 छोटे पाए जाते हैं, अंदर 4 बड़े पाए जाते हैं, और यही टेट्राडाइनमस कंडीशन। ओवरी की अगर आप बात करें तो द्विअंडपी युक्त अंडपी अंडाशय है, ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर ओवरी। उदाहरण में अगर आप देखें तो मूली हो सकता है, या टर्निप भी हो सकता है, फूल गोभी हो सकता है, ब्रासिका, ब्रासिका ओलेरेसिया, पत्ता गोभी, या ब्रोकली भी हो सकता है, ब्रोकली, ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, सरसों, मस्टर्ड, काली सरसों, पीली सरसों, सब इसी में आ जाएगा। तो ब्रासिका, ब्रासिकेसी, सरसों कुल भी कहते हैं इसको। क्या कह दिया जाएगा इसको बेटा? सरसों कुल कह दिया जाएगा, सरसों कुल। ये बेसिकली फेबिएसी जो है ये दाल कुल है। लेगुमिनेसी में एक सब फैमिली पढ़ लेंगे, लेगुमिनेसी का काम निपट जाएगा। अब अगर ऐसा साइन बना हुआ है यानी कि एक व्यास सम्मिति, द्विलिंगी पुष्प है। अब इधर देखिए जरा, के पास क्या लिखा हुआ है? 5, यानी कि 5 बाह्यदल होंगे। क्या होंगे भाई? 5 बाह्यदल होंगे, और ये ब्रैकेट में क्लोज है। तो आप बताइए, अगर ब्रैकेट में क्लोज है तो संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था होगी या पृथक बाह्यदलीय अवस्था होगी? अगर ब्रैकेट क्लोज है तो संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था होगी या पृथक बाह्यदलीय अवस्था होगी? बताओ भाई। अगर ब्रैकेट में मामला क्लोज है इसका मतलब संयुक्त व्यवस्था है भाई। अच्छा, टोटल पेप्लोनेसिस कोरोला है भाई, मटर की बात है, फेबिएसी पढ़ रहे हैं अपन। तो एक सबसे बाहर मानक, 2 पार्श्व में पंख, और ये 2 कूटक, 1+2, और ये 2 आपस में फ्यूज हैं। ओवरऑल कैसे हैं? अलग अलग। 5 दल हैं, ओवरऑल कैसे हैं? अलग अलग। आपको याद है मटर में द्विसंघीय अवस्था थी, तो ऐसे 9 स्टेमन एक साइड और 1 स्टेमन एक साइड, 9 मतलब 2 बंडल बनेंगे, 2 संघ बनेंगे, एक में टोटल 9 प्रेजेंट है, एक में अकेला प्रेजेंट है, द्विसंघीय अवस्था है। और आपके पास पुंकेसर कितने हैं? 10, और G1 एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है यहाँ।
क्या है भाई बताओ? एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है भाई। उदाहरण दाल के तौर पर अगर आप देखें, दाल जो होती है तो उसमें चना है, अरहर है, सेम है, मूंग है और सोयाबीन है। सोयाबीन, खाद्य तेल में सोयाबीन और मूंगफली है। रंग के लिए नील का प्रयोग करते हैं आप। तंतु फाइबर सनई से मिल जाएगा। चारा के लिए सिसबेनिया ट्राइफोलियम का प्रयोग कर लेंगे। ल्यूपिन और स्वीट पी सजावटी फूल देगा आपको। और मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट यहां पर हो जाएगा। औषधि गुण वाला पौधा हो जाएगा मुलेठी। क्या हो जाएगा भाई? मुलेठी हो जाएगा, मुलेठी। तो बस इतना करना है मेनली। अगर रूट स्टेम लीफ फ्लावर अच्छे से पता है तो बस डिकोड करना सीख लो बेटा कि फ्लावर, ये जो फैमिली हम पढ़ते हैं, अगर फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो किस चीज का क्या मतलब है। फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो फिर किस चीज का क्या मतलब है। बहुत आसान हो जाती हैं चीजें बेटा। चीजें जो है बहुत ही ज्यादा फिर क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। क्लियर है भाई? तो ये ब्रेसिकेसी और फैवेसी में हमने पढ़ लिया। उसके बाद सोलेनेसी और मालवेसी। देखो सब कुछ वैसा ही है। आप बताओ इसका मतलब क्या है कि त्रिज्य सम्मिति, इसका मतलब क्या है उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्प। आओ बताओ। यहां पे इसका पांच बाह्य दल आपस में जुड़े हुए, 5 दल आपस में जुड़े हुए, 5 पाए जाएंगे क्या? स्टेमेन। और ओवरी कैसा हो जाएगा बताओ जरा? ओवरी कैसा हो जाएगा भाई? द्विअंडपी। कैसा हो जाएगा भाई बताओ? द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, ऊर्ध्ववर्ती। और जब ये वाला साइन ऐसे लगा हुआ जैसे यहां पे भी लगा है तो इसका मतलब होता है बेटा कि ये दल लग्न अवस्था है। क्या है बेटा? ये दल लग्न अवस्था है। और सोलेनेसी को हम लोग कहते हैं आलूकुल। सोलेनेसी को हम लोग क्या कहते हैं? आलूकुल। तो चूंकि माइंड मैप है, ज्यादा समय ना जाए इसलिए मैंने क्या किया है, इस बार सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला और उदाहरण लिखे हैं, क्योंकि 2 बार मैंने आपको पूरा डिकोड करके बताया हुआ है। एग्जाम तो भाई आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ सहारा दे सकता हूं। मेरा काम आपसे ये कहने का है कि मालिक भैया ये पढ़ लो, याद कर लो, परीक्षा में पूछा जाए तो सवाल सही कर देना। सही है भाई? चलो, मालवेसी जिसमें कपास आएगा, ठीक है, गॉस्पियम। भिंडी आ जाएगा भाई एबलमस्कस, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस। बीआर यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ जरा? एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्य सम्मिति, द्विलिंगी पुष्प। ये चीज याद रखिएगा। खास बात क्या है इस फैमिली में कि एपीकैलिक्स पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? एपीकैलिक्स। बाकी 5 कैलिक्स होंगे आपस में जुड़े, मतलब 5 बाह्यदल होंगे आपस में जुड़े हुए, 5 पंखुड़ियां होंगी आपस में जुड़ी हुई, ठीक है ना? कैसे होंगी बेटा? पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई होंगी। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से व्यवस्था होगी। एंड्रोसियम का नंबर कितना भी हो सकता है, एंड्रोसियम का जो नंबर है वो कितना भी हो सकता है, इसीलिए लिखा हुआ इनफाइनाइट। और एक संगी व्यवस्था पाई जाएगी। गाइनोसियम 5 या 5 से ज्यादा हो सकते हैं। खास बात जो आपको याद रखनी, एपीकैलिक्स। क्या पाया जाता है भाई? यहां पर एपीकैलिक्स पाया जाता है। चलो आगे आ जाओ। एस्टरेसी में अगर आप देखो, डाइकॉट की सबसे एडवांस फैमिली है। इसका जो डिस्क फ्लोरेट है, बीच वाला जो हिस्सा है, उसका ये फ्लोरल फॉर्मूला होगा कि ब्रैक्ट पाया जाएगा। बिंब पुष्पक जो है, बिंब पुष्पक, एक मिनट भाई, डिस्क फ्लोरेट कैसा है आप देखिएगा, बाइसेक्सुअल है। यहां पे जनरली क्या होता है कि के की जो व्यवस्था है वो होती है 0, लेकिन यहां पे पेपस प्रेजेंट होता है, ये खास बात है। एस्ट्रेसी फैमिली में पेपस प्रेजेंट होता है, ये खास बात है। बाकी दल लग्न अवस्था यहां पर भी है, ठीक है। और द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, और यहाँ पे अधोवर्ती अंडाशय है क्योंकि ये डंडा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो खास बात ये है कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पेपस पाया जाएगा। बाकी तो आप डिकोड कर ही लेते हैं, बाकी तो बेटा आपको डिकोड करना आता ही है, राइट? बाकी तो आपको डिकोड करना आता ही है। ग्रेमनी पोएसी में अगर आप देखेंगे तो गेहूं, जई, जौ, मक्का, चावल, बाजरा, गन्ना, बांस, घास, ये सब उदाहरण हो जाएंगे। और ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरल फॉर्मूला। होमवर्क में आप क्या करिएगा? पीवाईक्यू कर लीजिएगा, एक बार पीवाईक्यू कर लीजिएगा। एक बार कोशिश करेंगे
एक डिटेल लेक्चर सिर्फ फैमिली का ही बना दें, क्योंकि होता क्या है ना, हमेशा ही बच्चों के साथ भी होता है और उस टाइम भी ऐसा होता है कि सबसे आखिरी वाला पार्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट में हो जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट, एक पूरा जो है डेडिकेटेड लेक्चर एक फैमिली का हो जाएगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका हमने माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर लिया है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की गीता यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।